तो आज जो है हम लोग देखेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 7 यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि मौलिक अधिकार कहाँ पर है, तो भाग 3 में हमको देखने को मिलेगा और इसका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? भारत का मेगना कार्टा कहा जाता है। किसको? भाग 3 को। तो भाग 3 को जो है भारत का मेगना कार्टा कहा जाता है। ठीक, और ये सबसे लंबी और विस्तृत सूची है में न्यायोचित मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में कहीं भी इतना बड़ा मौलिक अधिकार देखने को नहीं मिलता है जितना कि मौलिक अधिकार भारत देश का है। तो भारत देश का जो मौलिक अधिकार है वो बहुत ही बड़ा है, यूएसए से भी बड़ा है। यहाँ पे लिख दिया हुआ है अमेरिका से भी बड़ा है। तो मूल रूप में क्या था? तो 7 गो मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार, ये 6 नंबर जो है खत्म है। तो मौलिक अधिकार कितना है वर्तमान समय में? 6 गो है। तो पहला है क्षमता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29-30। और था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, जिसको हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और आर्टिकल 7 नंबर में क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। तो वर्तमान समय में कितना हो गया? 6 मौलिक अधिकार। और अगर टोटल देखा जाए तो 7 था, पहले 7 था, अभी 6 है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार के सूची से हटा दिया गया है और इसको जो है भाग 12 और आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया गया है। और अभी वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार है। तो ये 300 क में चला गया है, भाग जो है 12 में। अब ये क्या बन गया? तो एक कानूनी अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब अगला जो हेडिंग है, मौलिक अधिकार का विशेषता। तो क्या क्या मौलिक अधिकार का विशेषता है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो विशेषता है, इसमें से सिर्फ कुछ नागरिक के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य जो है सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक विदेशी हो या कोई भी हो। तो बोलने का मतलब है कि इसमें 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल और केवल सिटीजन के लिए है, सिटीजन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो भी अनुच्छेद में दिया हुआ है अधिकार, वो सिटीजन और नॉन सिटीजन, भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य है, इसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो क्या है कि इसमें जो है कोई भी अगर अधिकार दिया जाता है तो इसको समय के साथ साथ उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसमें क्या है, कुछ मामले को छोड़कर इनमें से ज्यादातर अधिकार जो है राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। तो ये क्या करता है? तो राज्य को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको मनमाना रवैया का विरोध करता है। तो इसमें कुछ कुछ नकारात्मक विशेषता वाले भी होते हैं, तो कुछ कुछ जो है सकारात्मक भी होते हैं। तो नकारात्मक किसके है? तो राज्य का अधिकार को सीमित करता है। अगर राज्य तुमको कुछ ऐसा किया तो तुम क्या कर सकता है? राज्य के खिलाफ केस कर सकते हैं। तो ये नकारात्मक पॉइंट हो जाता है। लेकिन कुछ सकारात्मक क्या है कि व्यक्तियों के विशेष सुविधा का भी ये प्रावधान कर देता है। ये न्यायोचित है। तो न्यायोचित है मतलब कि व्यक्ति जो है अदालत जा सकता है। न्यायोचित का मतलब क्या होगा? अगर तुम्हारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम जो है सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको गारंटी और स्वतंत्रता प्राप्त है। हम लोग जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगला क्या है? ये अस्थाई नहीं है भाई। अस्थाई नहीं है मतलब इसमें कटौती या कमी या साधारण क्या बोलते हैं संशोधन अधिनियम के तहत जो है इसमें हम लोग संशोधन भी कर सकते हैं। मतलब इसमें कटौती भी किया जा सकता है, कमी भी किया जा सकता है और संशोधन भी किया जा सकता है। इसमें जो संशोधन होगा, संशोधन अधिनियम 368 के तहत होगा। ठीक है, ना कि साधारण विधेयक के द्वारा।
अगला क्या है, तो जब भी देश में आपातकाल लगता है तो आपातकाल लगने के समय में जितना भी मौलिक अधिकार है सभी निलंबित कर दिया जाता है, केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो भी मौलिक अधिकार दिया हुआ है उसको छोड़ करके। तो आर्टिकल 19 को भी स्थगित किया जाता है। आर्टिकल 19 का में 6 गो दिया हुआ है मौलिक अधिकार, 19(1) का A B C D E F ऐसे करके। तो जब आपातकाल जो है युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है तब, अन्यथा इसको ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन पूरा पूरा जो अगर बात है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके हम लोग सभी मौलिक अधिकार को सस्पेंड यानी कि निलंबित कर सकते हैं जब भी देश में आपातकाल लगा हो। तो यहाँ पे कुछ कुछ आर्टिकल्स दे दिया है। तो आर्टिकल 31 का ये संपत्ति आदि अधिग्रहण पर कानून का रक्षा है, ठीक है। आर्टिकल 33, क्योंकि आर्टिकल 32 में 5 गो रीट है। 33 में क्या है, जो भी सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, जो पुलिस बल होता है या गुप्तचर संस्था है उसके लिए बनाया गया है। 34 में क्या बताया गया, सैन्य शासन के लिए बताया गया है, जो असामान्य परिस्थिति में लगाया जाता है, सामान्य परिस्थिति में नहीं, ठीक है। 35 में क्या है भाई, तो जबकि ज़्यादातर अधिकार जो है स्वयं परिवर्तित होता है जब कुछ को कानून के मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल द्वारा। तो आर्टिकल 35 के तहत अगर कानून बनाया जाएगा तो राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा, बनाएगा कौन, मेरा संसद बनाएगा। तो हम लोग जो है इसमें हम लोग देखते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक देखते हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो आर्टिकल 12 के तहत जो है किसको किसको राज्य का श्रेणी में रखा जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला है कि केंद्र सरकार, भारत की संसद का कार्यकारी और विधायी अंग, ठीक है। तो संसद का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारी और विधायी अंग। उसके बाद दूसरा क्या है कि राज्य विधानमंडल का विधायी अंग, ठीक है। और इसमें भी कार्यकारी होगा, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा नंबर में किसको हम लोग राज्य की परिभाषा में रख सकते हैं, तो जो भी स्थानीय निकाय होता है जैसे पंचायत, ठीक है, जिला बोर्ड, न्यायिक सुधार, ये सारा जो है मेरा राज्य की परिभाषा के तहत ही आता है। और यहाँ पे कुछ कुछ है, कुछ वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सब मेरा राज्य की परिभाषा के तहत आता है। तो याद रखना NCERT जो होता है, NCERT और BCCI, ये सब मेरा राज्य की परिभाषा में नहीं आता है, ठीक। अब इसमें है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है, तो विधि को परिभाषित किया गया है, कानून क्या होगा, ठीक है। तो मूल अधिकारों के असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाला विधि को शून्य माना जाएगा। तो आर्टिकल 13 बोलता है कि आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर कोई ऐसा कानून है जो तुम्हारा मौलिक अधिकार को हनन करता हो तो उसको जो है शून्य माना जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 32 के तहत कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। और 226 के तहत जो है हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर कोई, आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है कि अगर कोई कानून बनाया गया है, अगर कोई कानून बनाया गया है जो कि मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसको शून्य माना जाएगा। तो आर्टिकल 13 के अनुसार सबसे पहला चीज तो ये है कि कानून किसको बोलते हैं, विधि कौन कौन बनाएगा, जिसको हम लोग विधि बोल देंगे। तो पहला है कि स्थायी विधि किसको बोलते हैं भाई, तो स्थायी विधि जो है संसद या फिर राज्य विधानमंडल जो बनाता है उसको हम लोग स्थायी विधि बोलते हैं। अस्थायी विधि किसको बोलते हैं, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जो है उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश करता है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, 1, 2, 3 के तहत, और राज्यपाल जो है 2, 1, 3 आर्टिकल के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है। तो इसको भी कानून के श्रेणी में रखा गया है। अगला क्या, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, ये सब अगर कोई है तो ये भी मेरा विधि के तहत ही है। डी नंबर है रूढ़ी और प्रथा भी जो है ये मेरा क्या है तो विधि माना गया है। तो यहाँ पे एक चीज याद रख लेना है,
कि आर्टिकल 13 का 1, आर्टिकल 13 का 2, ठीक है। तो 13(1) बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बना है संविधान बनने से पहले, ठीक है, जो कि तुम्हारा मौलिक अधिकार का हनन करता होगा, तो उसका केवल उस भाग को हटाया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा। जैसे इतना बड़ा कानून है, मान लेते इतना बड़ा कानून है, ठीक है, अगर इतना बड़ा कानून का केवल ये वाला हिस्सा जो है मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। और आर्टिकल का ये कब का, संविधान पूर्व, ये पूर्व का। संविधान बनने के बाद अगर इतना बड़ा कानून है, ठीक है, इतना बड़ा कानून है और इतना वाला एरिया जो है तुम्हारा मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो पूरे कानून को ही हटा देंगे। तो पहला वाला को बोला जाता है आच्छादन का सिद्धांत और दूसरा वाला को बोला जाता है पृथ्वीकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो यार चैनल को। और जय हिंद भाई।